अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा मिशन है ना, वो बहुत ही क्लियर और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस ज्ञान की परतों को एक एक करके खोलते हैं। एकदम सही कहा आपने। तो पीडीएफ की गहराई में जाने से पहले पिछली कुछ चर्चाओं का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, ताकि एक लय बन जाए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 11 अक्टूबर को होता है, या फिर प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने की राष्ट्रपति की जो जिम्मेदारी होती है, और इतिहास में प्रथम सिजेरियन शासक बिंदुसार का जिक्र। विज्ञान में हमने समझा था कि कैसे प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर जैसी बीमारी होती है। हाँ, और अर्थव्यवस्था में वो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो सी रंगराजन ने तैयार की थी, ये सारी बातें ना हमारी एक मजबूत नींव बनाती हैं। बिल्कुल। तो खैर, अब इसी नींव पर आज की चर्चा शुरू करते हैं। सीधे पीडीएफ के पहले सवाल पर आते हैं। तो एमसीक्यू ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान है? और इसका सीधा सा जवाब है अनुच्छेद 81। हाँ, अनुच्छेद 81। और इसके पीछे का सफर भी बहुत रोचक है। मतलब लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, उसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि शुरुआत में इसे लोकसभा नहीं बल्कि लोक सदन कहा जाता था। अच्छा, लोक सदन। जी, 1954 में जाकर इसे लोकसभा नाम मिला। अगर इसके ढांचे को देखें तो अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। पहले तो 552 होते थे ना? हाँ, पहले 552 थे, लेकिन अब जो एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन का नियम था वो हटा दिया गया है। और पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर से लेकर आज ओम बिरला जी तक ये सदन लगातार देश की दिशा तय कर रहा है। राइट। और यहीं पर एक अजीब सी बात आती है। सोचिए, घर में रहने वालों की संख्या दोगुनी हो जाए, लेकिन 50 सालों तक उस घर में एक भी नई कुर्सी ना जोड़ी जाए। अगला एमसीक्यू इसी से जुड़ा है। लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन किस वर्ष तक के लिए रोक दिया गया है? उत्तर है 2026 तक, और आधार आज भी 1971 की जनगणना है। तो मेरा सवाल यह है कि 1971 को ही आधार क्यों माना गया? मतलब क्या ये लोकतांत्रिक नजरिए से एक समस्या नहीं है कि आज यूपी या बिहार के एक सांसद पर साउथ के सांसद की तुलना में लाखों अधिक लोगों का भार है? देखिए, लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी दुविधा है। 84वें संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था, उसके तहत ये फैसला लिया गया था। दरअसल बात यह है कि अगर हम हर नई जनगणना के हिसाब से सीटें बढ़ाते, तो जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम कर रहे थे, जैसे हमारे दक्षिण भारतीय राज्य, एग्जैक्टली, तो उन्हें संसद में कम सीटें मिलती, मतलब उन्हें अच्छा काम करने की सजा मिलती। और जो राज्य जनसंख्या बढ़ा रहे थे, उनका राजनीतिक वर्चस्व हो जाता। इसलिए राष्ट्रीय हित में प्रतिनिधित्व को थोड़ा सीमित करके जनसंख्या नीतियों को सपोर्ट किया गया। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। वाह, ये वाकई एक मुश्किल संतुलन है। चलिए अगले सवालों पर बढ़ते हैं। सदनों की अवधि से जुड़ा एमसीक्यू। कौन सा अनुच्छेद संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है? ये है अनुच्छेद 83। और 17वां से जुड़ा अनुच्छेद 85 है। हाँ, अनुच्छेद 85 यानी राष्ट्रपति 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर रखते हुए इसे बुला या भंग कर सकते हैं। लेकिन इसी संसद से जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प एमसीक्यू है। किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी संसद में बोल तो सकता है पर वोट नहीं दे सकता? उत्तर है अनुच्छेद 88। पर सवाल वही है, वो वोट क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 76 में है। अब सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए उसकी उपस्थिति जरूरी है। लेकिन चूंकि वो जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। यह हमारे संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। वर्तमान में आर वेंकटरमणी इस पद पर हैं। स्पष्ट है। और न्याय की बात हो रही है तो मानवाधिकार आयोग का सवाल ले लेते हैं। एमसीक्यू है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितनी पुरानी शिकायतों पर ध्यान नहीं देता? इसका नियम है 1 वर्ष, यानी 1 साल से पुरानी अवधि की शिकायतों पर यह सुनवाई नहीं कर सकता, ताकि मामलों की जांच ताज़ा सबूतों के आधार पर हो सके, दशकों पुराने धुंधले तथ्यों पर नहीं। बिल्कुल सही। अब सत्ता के इस आधुनिक स्वरूप से अगर थोड़ा पीछे जाएं, दिल्ली सल्तनत के दौर में एमसीक्यू है, किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की? उत्तर है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी एक बहुत ही विरोधाभासी चरित्र था। 1504 में उसने स्थापना की और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। एक तरफ वो इतना सख्त था कि उसने मुहर्रम पर ताजिया निकालने और गंगा यमुना स्नान पर रोक लगा दी।
अर्थव्यवस्था को कसने के लिए गज़े सिकंदरी लागू किया। लेकिन दूसरी तरफ उसके भीतर एक कलाकार भी था। वो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। क्या बात है, एक क्रूर शासक और कवि का संगम। खैर, इसी लोधी वंश का अंत इब्राहिम लोदी के साथ हुआ, जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध, और यहीं से मुगलों की एंट्री होती है। हाँ। अगला एमसीक्यू है, बाबर के शुरुआती अभियानों में सबसे पहले किस क्षेत्र को अधीन किया गया? उत्तर है भेरा। उसकी आत्मकथा बाबरनामा का भी जिक्र है पीडीएफ में। लेकिन बाबर के युद्धों को लेकर एक ट्रिक अक्सर इस्तेमाल होती है। पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया। हाँ, ये काफी मशहूर है। मतलब 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा। क्या वाकई ऐसी ट्रिक्स लंबे समय तक चीजों को याद रखने में मदद करती हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बिल्कुल करती हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में इसे न्यूमोनिक्स कहते हैं। हमारा दिमाग अलग थलग बोरिंग तारीखों को याद रखने में बहुत संघर्ष करता है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब हम उन सूचनाओं को किसी कहानी या रोजमर्रा के काम जैसे पानी पीना, खाना खाना, उससे जोड़ देते हैं तो दिमाग में मजबूत न्यूरल कनेक्शंस बन जाते हैं। वैसे इन युद्धों का महत्व सिर्फ तारीखों तक नहीं है। पानीपत में उसने तुगलुमा पद्धति का जो इस्तेमाल किया, उसने भारतीय युद्ध कला ही बदल दी। बहुत खूब। अब इतिहास के उन युद्ध के मैदानों से निकलकर आज के भूगोल पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? ये एक और एमसीक्यू है। उत्तर है प्रयागराज, और सबसे कम महोबा में है। और अगर आप यूपी की सीमाएं देखें तो उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र। ये विशालता हमें दुनिया के भूगोल से जोड़ती है। एकदम। और दुनिया के भूगोल से अगला एमसीक्यू है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जवाब है वोल्गा। भूगोल में नदियों का अध्ययन बहुत मायने रखता है। वोल्गा यूरोप की जीवन रेखा है, लेकिन अगर हम तुलना करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका की नील है। और अमेज़न? हाँ, यहाँ एक अंतर समझना जरूरी है। अगर हम पानी की मात्रा यानी वॉल्यूम की बात करें तो अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी बन जाती है। एशिया में यांगजी और ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग भी विशाल जलतंत्र हैं। और इन्हीं नदियों की ताकत को थामने के लिए हम बांध बनाते हैं। पीडीएफ का अगला एमसीक्यू है, भारत का सर्वोच्च बांध कौन सा है? उत्तर है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में है। और सबसे लंबा बांध उड़ीसा का हीराकुंड है। पर एक बात बताइए, टिहरी इतना ऊंचा क्यों है और हीराकुंड इतना लंबा क्यों? ये पूरी तरह से वहां की भौगोलिक स्थिति का परिणाम है। देखिए, टिहरी बांध हिमालय की संकरी और गहरी घाटियों के बीच बना है, तो वहां पानी को रोकने के लिए बहुत अधिक ऊंचाई की दीवार चाहिए। राइट। इसके विपरीत हीराकुंड महानदी पर मैदानी इलाके के करीब है, जहां नदी बहुत चौड़ी होती है, इसलिए वहां ऊंचाई से ज्यादा लंबाई की जरूरत पड़ी। बेहतरीन विश्लेषण। अब भूगोल की बात हो और खजानों की बात ना हो, भारत की ऊर्जा का बड़ा स्रोत कोयला है। एमसीक्यू है, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? उत्तर है पश्चिम बंगाल। यहाँ भी एक फनी सी ट्रिक है पीडीएफ में। बंगले में गंजी रानी रहती हैं। ये ट्रिक्स सच में बहुत क्रिएटिव होती हैं। हाँ, और ऊर्जा का दूसरा रूप है परमाणु ऊर्जा। एमसीक्यू है, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र यूपी के किस जिले में है? उत्तर है बुलंदशहर। अन्य संयंत्रों में महाराष्ट्र का तारापुर और कर्नाटक का कैगा शामिल हैं। वैसे यूपी की बात चल रही है तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? ये हुआ 24 जनवरी 1950 को। इसलिए अब 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, लेकिन संसाधनों का होना ही काफी नहीं है, उनका प्रबंधन भी जरूरी है, और यहीं से अर्थव्यवस्था की भूमिका शुरू होती है। सही कहा। और अर्थव्यवस्था में सबसे पहले आती हैं पंचवर्षीय योजनाएं। एमसीक्यू है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उपशीर्षक यानी थीम क्या था? उत्तर है तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। इसी के बाद योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली थी। अगला सवाल बजट से है। बजट 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? उत्तर है 12.2 लाख करोड़ रुपए। यह रकम इतनी खास क्यों है? क्योंकि देखिए, पूंजीगत व्यय या कैपेक्स का मतलब रोजमर्रा के खर्चे या सब्सिडी बांटना नहीं है। इसका सीधा मतलब है देश के बुनियादी ढांचे का निर्माण, जैसे सड़कें, रेलवे और अस्पताल। जब सरकार टिहरी या हीराकुंड जैसे नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती है तो वो कैपेक्स है।
जो लंबे समय तक रिटर्न देता है। एग्जैक्टली और रोजगार पैदा करता है और इस पूरी अर्थव्यवस्था में पैसे के बहाव को कंट्रोल करता है हमारा बैंकिंग सिस्टम। बिल्कुल। और बैंकिंग से जुड़ा एमसीक्यू है बैंक दर के बारे में। बैंक दर क्या है? ये वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। ध्यान रहे, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब व्यापार की बात करें तो एक सवाल है, भारत में अपेडा का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जो हमारे कृषि उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाती है। हाँ, अब इन सब चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज में अनुशासन चाहिए। एमसीक्यू है, भारत में पुलिस प्रशासन और दरोगा पद की शुरुआत किसने की? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आज पुलिस राज्य सूची का विषय है। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य ही है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। कॉर्नवालिस ने ये व्यवस्था इसलिए बनाई थी ताकि समाज में एक संतुलन बना रहे अपराध और न्याय के बीच। और अगर हम ध्यान से देखें तो यही संतुलन का नियम हमारी प्रकृति में भी गहराई से बसा हुआ है। अरे वाह, क्या कनेक्शन जोड़ा है! समाज के संतुलन से सीधे रसायन विज्ञान। विज्ञान की दुनिया में इस संतुलन को पीएच स्केल कहा जाता है। तो एमसीक्यू बनता है कि पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? उत्तर है 0 से 14 तक। अब देखिए कि ये सारी चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं। पीएच स्केल महज एक किताबी तथ्य नहीं है। हमने अभी अपेडा का जिक्र किया ना, जो एक्सपोर्ट बढ़ाता है। हमारी पूरी कृषि अर्थव्यवस्था इसी मिट्टी के पीएच संतुलन पर टिकी है। कैसे? 0 से 6 तक की रेंज अम्लीय होती है, जैसे नींबू। ठीक बीच में 7 एकदम न्यूट्रल होता है, जैसे शुद्ध पानी। और 8 से 14 तक क्षारीय होता है। अगर खेत की मिट्टी का पीएच 7 से थोड़ा भी खिसककर ज्यादा अम्लीय या क्षारीय हो जाए तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। एक्सपोर्ट तो छोड़िए, किसानों की आजीविका खतरे में पड़ जाती है। कमाल है, विज्ञान की दुनिया में और भी चमत्कार हैं। जैसे एमसीक्यू है कि कौन सी धातु खुले में रखे जाने पर आग पकड़ लेती है? उत्तर है पोटेशियम। ये हवा की नमी से तुरंत रिएक्शन करती है। पारा तापमान मापने में और फास्फोरस पटाखों में इस्तेमाल होता है। और लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट के ईंधन में? राइट। जीव विज्ञान का एमसीक्यू है कि मस्तिष्क किस तंत्र का हिस्सा है? उत्तर है तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम। और यही मानव मस्तिष्क जब कला, संस्कृति और प्रशासन में लगता है तो महान चीजें बनती हैं। जैसे प्रशासन के स्तर पर राष्ट्रीय एकता परिषद जैसी संस्थाएं। एमसीक्यू के संदर्भ में जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। हालांकि 2013 के बाद से इसकी कोई फुल मीटिंग नहीं हुई है। सोचने वाली बात है। और जब यही मस्तिष्क साहित्य की ओर मुड़ता है तो शानदार किताबें मिलती हैं। एमसीक्यू है, प्रसिद्ध आत्मकथा हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट किसकी है? उत्तर है डी सुब्बा राव, जो पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर रहे हैं। संगीत की बात करें तो ग्रामी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? उत्तर हैं तन्वी शाह, जिन्हें 2010 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए यह सम्मान मिला। और अगर भारतीय दिग्गजों की बात करें तो पंडित रविशंकर जी और उस्ताद जाकिर हुसैन जी ने 5-5 बार ग्रामी जीतकर परचम लहराया है। बिल्कुल। खेलों में भारत के स्टेडियमों की लिस्ट देखें तो मुंबई का ब्रेबोन स्टेडियम, कोलकाता का ईडन गार्डन्स और हमारे लखनऊ का इकाना स्टेडियम दुनिया भर में मशहूर हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों पर नजर डालते हैं। एमसीक्यू है, भूदान आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया? उत्तर है 1951। ये विनोबा भावे जी द्वारा शुरू किया गया बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। पर्यावरण का एमसीक्यू है, 1972 के मानव पर्यावरण सम्मेलन में कितने सिद्धांत अपनाए गए? उत्तर है 26 सिद्धांत। स्टॉकहोम में हुआ ये सम्मेलन एक मील का पत्थर है। ये 5 जून 1972 को हुआ था, इसीलिए हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी। अब चलते चलते कंप्यूटर के एक एमसीक्यू। कंप्यूटर में फाइल रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या है? उत्तर है F2। बस F2 दबाएं। लेकिन तकनीक का असली जादू समुद्र में दिखता है। एमसीक्यू है, समुद्र में पनडुब्बी का पता लगाने की तकनीक क्या कहलाती है? उत्तर है सोनार। अब यहां एक भ्रम होता है, हवा में हम रडार इस्तेमाल करते हैं और पानी में सोनार। तो क्या सोनार और रडार एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं? उनका बुनियादी उद्देश्य एक ही है, तरंगों को भेजना और वापस आने के समय से दूरी पता लगाना। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
देखिए, रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे इस्तेमाल करता है। पानी इन तरंगों को बहुत जल्दी सोख लेता है। अच्छा, तो पानी के अंदर रडार अंधा हो जाता है? बिल्कुल। लेकिन ध्वनि तरंगे पानी के अंदर बहुत तेजी से यात्रा करती हैं और सोनार ध्वनि तरंगों पर ही काम करता है। इसीलिए रडार हवा में और सोनार पानी में। क्या बात है। तकनीक से निकलकर ग्लोबल पॉलिटिक्स का एमसीक्यू ले। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? उत्तर है 2009 और 2025 में इंडोनेशिया भी इसका सदस्य बनेगा। और आखिरी एमसीक्यू, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का गठन कब हुआ? उत्तर है 2004। दोस्तों, पीडीएफ के हर लाइन हमने खंगाल ली है, लेकिन जाने से पहले आप सभी सुनने वालों के लिए आज का होमवर्क सवाल है। वानखेड़े स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। और आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। आज हमने 1526 के पानीपत युद्ध से लेकर 2026 के परिसीमन तक का सफर तय किया। हमें लगता है कि इतिहास स्थिर है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी संस्थाएं लगातार विकसित हो रही हैं। राइट। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज जो नियम और सीमाएं हम तय कर रहे हैं, वे आने वाली सदियों में कैसे बदलेंगी। आज जो तय है, कल वो इतिहास होगा। सच में बहुत गहरा सवाल है। क्या वाकई कोई भी सीमा अस्थायी है? इस पर आप लोग भी जरूर विचार कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस जबरदस्त विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।